हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग टू ऑल। भाई गुड आफ्टरनून टू ऑल। अब तो गुड आफ्टरनून हो गई है, आज तो 12:30 बज रहे हैं। रोज हम 11 बजे क्लासेस लेते थे सैटरडे संडे को। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए और जितना हो सके उतना ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो जल्दी जल्दी सभी बच्चे लाइव आ जाइए क्योंकि वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। और मैं प्रिया चौधरी आपका स्वागत करती हूँ वाईफाई स्टडी में। तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी लाइव आइए। जल्दी जल्दी लाइव आइए, फटाफट फटाफट लाइव आइए क्योंकि आज का सेशन आपका साइंस का लाइव सेशन है। लाइव टेस्ट का सेशन है, तो पढ़ेंगे हम लाइव टेस्ट के बारे में। चलिए 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 चलिए, जल्दी जल्दी जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का सेशन। साइंस का सेशन शुरू करने से पहले, साइंस को शुरू करने से पहले, एमसीक्यू को शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं। कल मेरी 8 बजे वाईफाई स्टूडियो पे एमसीक्यू क्लास है, तो कल आप मुझे 8 बजे फिर मिल सकते हैं एमसीक्यू क्लास पे वाईफाई स्टूडियो पर। दूसरी बात है कि अगर आपको मेरा कोर्स खरीदना है या फिर आपको कोई भी कोर्स खरीदना है तो आप मेरा कोड यूज करते हो जो कि है प्रिया08, जिससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट। तो आप मेरा कोड यूज करके 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि कल फिर आपको सुबह दोबारा से 8 बजे वाईफाई चैनल पे नहीं पर वाईफाई स्टूडियो पे एमसीक्यू क्लासेस मिलेगी। गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैम फ्रॉम तमिलनाडु, इंग्लिश प्लीज। ओके 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 मैम जी। हाल है पंजाबी। अब अलग अलग लैंग्वेज में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आज आप पढ़ोगे साइंस के एमसीक्यू। क्या पढ़ेंगे आज आप? साइंस के एमसीक्यू। तो जल्दी से सभी लाइव आ जाइए क्योंकि मुझे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कम से कम बहुत सारे बच्चे चाहिए। तो हो सके तो वीडियो को प्लीज जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। ओके राजेश, मैं प्लेलिस्ट बनाने की कोशिश करूंगी, मैं प्लेलिस्ट के लिए बोल दूंगी। छोटी शर्मा, ओके। जय महाकाल। सूरज वर्मा। चलिए एमसीक्यू को शुरू करते हैं हम। मैं सब बढ़िया, सब बढ़िया। घर में मैं बढ़िया हूँ बिल्कुल। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन। When a running car stops suddenly, the passenger tends to lean forward because of। जब एक चलती कार अचानक से बंद हो जाती है तो यात्री डैश की वजह से आगे की ओर गिरता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन या ग्रेविटेशन। बताइए क्यों गिरता है आगे को। बताइए बताइए फटाफट। नहीं, आज से क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, आज आपका सैटरडे का सेशन है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि बाबा कहाँ गए, रोहित सर कहाँ गए। एक्चुअली रोहित सर की तबीयत खराब है इसलिए वो क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। तो उनकी जगह 2 दिन पहले से ही मैं क्लासेस ले रही हूँ। और आज शायद ये उनका शेड्यूल था इसलिए क्लासेस ले रही हूँ। इनर्शिया CCBB। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का आंसर जो है वो यहाँ पे। सभी को पहली बात तो गुड आफ्टरनून, जल्दी से आ जाओ। बहुत सारे बच्चों का आंसर यहाँ पे बी भी है और बहुत सारे बच्चों का आंसर सी भी है। सबसे पहली बात तो वो क्या कह रहा है, देखिए। वेन अ रनिंग कार, ठीक है, अगर कोई वेन अ रनिंग कार, कोई भी कार जो है वो मोशन में है। कोई भी कार जो है वो मोशन में है, गति में है। ठीक है। अगर वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, यानी किसी कारण से अचानक से बंद हो जाते हैं तो कोई इंसान आगे की तरफ गिरता है। तो ये किसकी तरफ से, किसकी वजह से गिरता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी? नहीं, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। जड़त्व की वजह से, इनर्शिया की वजह से, जड़त्व की वजह से। क्यों? क्योंकि जड़त्व एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी चीज को अपनी उसी पोजीशन में रखने की कोशिश करती है। अगर गाड़ी चल रही थी और गाड़ी में आप भी चल रहे थे, तो अगर एकदम से ब्रेक लगा, एकदम से फोर्स लगा, तो आपकी बॉडी विराम अवस्था में आ गई, आपकी बॉडी रेस्ट में आ गई। लेकिन आपकी बॉडी के अंदर एक इनर्शिया पैदा हो रखा था। इनर्शिया एक अपोजिट फोर्स होता है, जड़त्व एक अपोजिट फोर्स होता है जो आपके रुकने नहीं देगा और आप आगे की तरफ झटका खाओगे। तो अगर कोई भी चीज गति में है तो वो गति में ही रहेगी। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। क्योंकि इनर्शिया जो होता है वो किसी भी बॉडी की पोजीशन को अपोज करता है, चेंज करने में अपोज करता है, यानी चेंज होने नहीं देता।
जो जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहेगा। दूसरी बात है कि इनर्शिया दो टाइप का होता है, एक रेस्ट होता है, एक मोशन होता है। तो ये वाला इनर्शिया कौन सा होगा? मोशन होगा, क्योंकि कोई भी चीज मोशन में थी और मोशन में ही है, तो इसका आंसर इनर्शिया ऑफ मोशन होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी भी गोल घूमने वाली चीज पे बाहर की ओर लगने वाला बल होता है, आउटर फोर्स होता है, आउटर फोर्स या आउटवर्ड फोर्स होता है। बाहर की ओर लगने वाला बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ये किसी गोल गोल घूमने वाली चीज पे लगता है। मेरे हिसाब से सही समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू सो मच मनीष। अब ये ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशन फोर्स होता है किन्हीं भी दो चीजों के बीच में लगने वाला बल, किन्हीं भी दो चीजों के बीच में लगने वाला बल जो फोर्स होता है वो होता है ग्रेविटेशन। जैसे एक चीज M1 है, एक M2 है, और इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो ग्रेविटेशन होगा। जैसे हम इस पृथ्वी पे या इस पूरे संसार में, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं उनके बीच में जो बल लगता है वो ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है। अंकित, क्लास का टाइम सैटरडे संडे चेंज होता है, वीकेंड में सबका चेंज होता रहता है। चलिए, विमाश मल्होत्रा, यहाँ पे अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं लगाए तो इनर्शिया अप्लाई होगा। यहाँ पे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं लगा रहे हैं। आप जो बात कर रहे हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हो, है ना। वॉशिंग मशीन भी एग्जाम्पल है और ये आगे चल के क्वेश्चन भी आने वाला है। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। मैम, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होगा? तो संदीप ने पूछा कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या होगा, तो मैं बताती हूँ। जैसे हमारे कोई भी पायदान होता है, कोई भी पायदान के ऊपर डस्ट होती है, कोई भी पायदान के ऊपर डस्ट पार्टिकल्स होता है। सपोज करो आज संडे है या सैटरडे है तो वीकेंड होता है, लोग सफाई करते हैं। तो सपोज करो आपने पायदान लिया, उसके अंदर जो पार्टिकल्स है, जो धूल है, वो रेस्ट में है, विराम अवस्था में है। ठीक है। आपने उसे, उस पर डंडा मारा या उसे झाड़ा, वो किस में आ गई? गति में आ गई, और वो वापस जमीन पे आके रेस्ट में आ गई, तो इसको बोलते हैं इनर्शिया। यानी पहले भी धूल रेस्ट में थी और जमीन पे आके गिरी, तब भी किस में आ गई? रेस्ट में आ गई। तो ये आंसर हो जाएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, डस्ट वाला, डस्ट और पायदान वाला जो कि आप पढ़ते हो। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, और आगे चल के न्यूमेरिकल भी आएगा। याद रखिएगा, आगे चल के न्यूमेरिकल भी आएगा। और कुछ बच्चों को पीडीएफ चाहिए होती है, तो वो साइंस बाय प्रिया मैम मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। द स्पून ड्रॉप्ड बाय एन एस्ट्रोनॉट इन ए सैटेलाइट व्हील, एक उपग्रह में एक अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराई गई चम्मच। यानी सपोज करो कि कोई सैटेलाइट घूम रही है और सैटेलाइट से चम्मच गिरा दी किसी अंतरिक्ष यात्री ने, तो अब वो कैसा बिहेवियर करेगी? फॉल टू द फ्लोर, फर्श पर गिरेगी, रिमेन स्टेशनरी, स्थिर रहेगी, कंटिन्यू टू फ्लो द मोशन ऑफ सैटेलाइट, उपग्रह की गति का पालन करेगी, या मूव टेंजेंशियली अवे, ठीक है, स्पर्श रेखीय रूप से दूर जाएगा। बताइए। हाँ, ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा। प्रशांत दुबे जो आपने बताया, ये भी इस क्या कहते हैं, ये भी एक सेकंड एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। बहुत शानदार। एक बच्चे ने कहा शेड्यूल वाले रुक जाओ, मैम लास्ट में बताएगी, अनु कुमारी। ठीक है, नाइस एग्जांपल, ओके। तो ये कल, हाँ, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये एक सैटेलाइट है, सपोज करो ये अर्थ है आपकी, ये पृथ्वी है, अर्थ। तो इसके चारों तरफ एक सैटेलाइट घूम रही है। ठीक है, ये सैटेलाइट घूम रही है। ठीक है। अभी जो सैटेलाइट चारों तरफ घूम रही है, तो ये कैसा मोशन कर रही है? पहली बात तो इसकी वेलोसिटी क्या है? ये सैटेलाइट घूम रही है, इस सैटेलाइट का गति, इस सैटेलाइट की गति कैसी है? इस सैटेलाइट का मोशन कैसा है? पहली बात तो ये ऑर्बिटल मोशन कर रही है, ऑर्बिटल इसकी वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है। इसके पास कक्षीय वेग है, तो कक्षीय वेग का मतलब ये है कि ये गोल घूम रही है। और अगर ये गोल घूम रही है, ये सर्कुलर घूम रही है, तो जब कोई भी चम्मच गिरेगी, सपोज करो ये चम्मच गिर गई यहाँ, ये है, ये चम्मच है, ये चम्मच गिर गई, तो चम्मच गिरेगी, ये फिर ये चम्मच यहाँ पे, फिर ये चम्मच यहाँ पे, फिर ये चम्मच यहाँ पे। कहने का मतलब है ये जो स्पून है ये भी सर्कुलर मोशन करेगी, क्योंकि सपोज करो आप गोल गोल घूम रहे हो और एकदम से आप, मतलब कुछ किसी घेरे में आप गोल गोल घूम रहे हो और एकदम से उस घेरे में से आप हटोगे तो आपका शरीर गोल गोल ही घूमता रहेगा। उसका एक कारण है कि आपकी बॉडी कुछ समय तक, आपकी बॉडी कुछ समय तक उसी उसमें घूमती रहती है।
ठीक है, और कुछ समय बाद ये जो चम्मच है ये उस ऑर्बिट से हट जाएगी, उस कक्षा से हट जाएगी। कितनी बात समझ में आई? आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए चाहे वो बोले कई बार ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक सैटेलाइट से किसी एस्ट्रोनॉट ने बॉल फेंकी तो क्या होगा? अगर वो कुछ भी फेंकता है, सैटेलाइट गोल गोल घूम रही है, वो कुछ भी फेंकता है तो वो गोल घूमेगी। अब एक बच्चे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि मैम अगर सैटेलाइट एक जगह रुकी हुई है और वो गोल गोल ना घूम रही हो तो क्या होगा? तो चम्मच हो या स्पून हो वो कहीं भी जा सकती है, क्योंकि स्पेस में, अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होती, वो कहीं भी गति करती हुई जा सकती है। ठीक है, तो जैसे कंटिन्यू टू फ्लो द मोशन ऑफ सैटेलाइट इसका सही आंसर होगा। चलिए, जैसे सैटेलाइट घूम रही है वैसे ही घूमेगी। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल। परमाणु रिएक्टर में निम्न में से कौन सा एक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? कोयला, कोल, यूरेनियम, रेडियम, डीजल। बताइए। आंसर मैंने बता दिया अमित, कि जैसे सैटेलाइट घूमेगी वैसे ही घूमेगी। जल्दी होंगे बैंक के एग्जाम देवेंद्र, लॉकडाउन के बाद बैंक के एग्जाम भी होंगे, जल्दी बताइए। गाइस कीप शेयरिंग। न्यूक्लियर रिएक्टर आप सभी को पता है, जो आपके पास में, इसको कई बार हम नॉर्मल भाषा में बिजली बोल देते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। जो लाइट आप देख रहे हैं अपने घरों में, ये देन होती है न्यूक्लियर रिएक्टर की। और बहुत ज्यादा बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, एनटीपीसी के प्लांट्स होते हैं। एक एनटीपीसी आपका रेलवे वाला होता है, एक एनटीपीसी न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट होता है। ठीक है, वहां पे बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए होते हैं। जैसे जनरेटर घर में हम इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से एक मशीन होती है। ठीक है, तो यूरेनियम बिल्कुल सही। यूरेनियम को एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है? एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम का ईंधन के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में और एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है। एयरक्राफ्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यूरेनियम 92-238 बिल्कुल सही बताया, लेकिन आगे यूरेनियम 92-238 भी बताऊंगी मैं। और दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, जब ये यूरेनियम इस्तेमाल किया जाता है तो ये यूरेनियम जो U92 होता है, ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक आपका क्रिप्टॉन में बढ़ जाता है और एक आपका बेरियम में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरेनियम टूटता किस में, तो एक क्रिप्टॉन में टूट जाता है, एक बेरियम में। क्रिप्टॉन में टूटता है 36 में और बेरियम में टूटता है 56 में। इसको मैं हमेशा एक ट्रिक बताती हूँ, कैटरीना की 36 कमर और 56 इंच का सीना, 36 कमर और 56 इंच का सीना, ये यूरेनियम को याद रखने का एक तरीका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मेटेरियल मीडियम ऑफ इट्स प्रोपोगेशन। तरंगे जिनके प्रसार के लिए किसी भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी ऐसी वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? नो मीडियम चाहिए जिनको, नो मीडियम। बताइए उनको क्या कहते हैं? भाई मैटर वेव होती है, मैकेनिकल होती है, इलास्टिक होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, द्रव्य, यांत्रिक, लोचेदार या विद्युत चुंबकीय तरंगे। अंकित थैंक यू सो मच। हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि हम एक क्वेश्चन के साथ बाकी के सारे क्वेश्चन भी करवाए। तो अगर हम 20 क्वेश्चन भी करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो, सीधा 80 हो जाता है। ठीक है, 36 क्रिप्टॉन या बेरियम 56, ये याद करने का तरीका है। संजय लॉकडाउन के बाद होगा एयरफोर्स का एग्जाम। लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चलिए, बी बी डी डी बी बी डी डी, कोई बी बोल रहा है कोई डी बोल रहा है, तो देखिए इसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आपकी तरंगे होती है वो दो तरह की होती है। तो जितने बच्चे फिलहाल इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, उनके ना आगे चल के जो इसके तरह के, यानी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो जाएंगे। सपोज करो वो पूछने लग जाए भाई कौन सी ऐसी वेव्स होती है जिनको मीडियम की आवश्यकता होती है, तो देखिए वेव्स, तरंगे दो तरह की होती है। ठीक है, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो अभी आप देख रहे हो ऑप्शन में भी है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और एक होती है मैकेनिकल। मैकेनिकल को बोलते हैं यांत्रिक। क्या बोलते हैं? यांत्रिक बोलते हैं। एक होती है आपकी मैकेनिकल, यांत्रिक। तो यांत्रिक तरंगे जो होती है इनको मीडियम की जरूरत पड़ती है, यानी ये बिना माध्यम के नहीं चल सकती। माध्यम का मतलब होता है कहीं पे भी सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होती है इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती, इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये बिना मीडियम के, बिना माध्यम के चल सकती है, नहीं होती। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस इनको नहीं चाहिए, ये वैक्यूम में भी चल सकती है, वैक्यूम में भी चल सकती है, निर्वात में भी चल सकती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती है जिनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, मैकेनिकल वेव वो होती है जिनको मीडियम की जरूरत पड़ती है।
ठीक है, मेरा लेक्चर कब कब होता है इसके लिए आप साइंस बाय प्रिया मैम पे जुड़ जाइए, आपको हमेशा लिंक मिल जाया करेगा। तो अब इसने कहा कि डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, तो इसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिन्हें मीडियम की जरूरत नहीं होती है, और मैकेनिकल मीडियम या मैकेनिकल वेव वो होती है जिनको मीडियम की जरूरत होती है। अब आप बोलो कि मैम ये समझ में नहीं आया कि आप किन तरंगों की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। जो आपकी साउंड होती है, जो आपकी ध्वनि होती है, वो आपकी मैकेनिकल वेव होती है, इसको मीडियम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे मैं बोल रही हूँ तो सॉलिड लिक्विड गैस होना चाहिए तभी सुनाई देगी, क्योंकि ये मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग है। अब जैसे लाइट होती है, जैसे सूरज की रोशनी होती है, विजिबल लाइट, तो इसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। एक्सरे रेज को माध्यम की जरूरत नहीं होती। आपके टीवी रिमोट से निकलने वाली तरंगे IR रेज, इसको जरूरत नहीं होती। आपके सूरज से निकलने वाली एक रेज UV रेज, इसकी जरूरत नहीं होती। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैकेनिकल वेव लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर, कुर्मी अभिषेक, बिल्कुल सही। अब आगे, ML-2 T-2 इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ML-1 T-2 किसका आयामी सूत्र है? जल्दी बताइए, ये आयामी सूत्र वही बता सकता है जिसका फिजिक्स बहुत अच्छा है। बहुत सारे बच्चों को आयामी सूत्र निकालने नहीं आते हैं, तो मैं 2 मिनट में आपको आयामी सूत्र बता दूंगी, जल्दी से बताइए। प्रिया कुमारी बिल्कुल सही, एक्सरे गामा इंफ्रा यूवी पीयूष बिल्कुल सही। व्हाट इज वेव? बच्चे वेव जो होता है, जब कोई हवा में पार्टिकल्स होते हैं, कहीं भी पार्टिकल्स होते हैं, अगर वो आपस में टकराते हैं तो एक डिस्टर्बेंस, एक कंपन पैदा करते हैं, जिससे तरंगे पैदा होती है। ठीक है संजय। फोर्स, पृथ्वी प्रधान, आप टेलीग्राम पे जुड़िए, पृथ्वी प्रधान आपको पता लग जाएगा। एनर्जी, एनर्जी बताइए, ML-T-2, ए फोर्स, फोर्स। तो सबसे पहले बहुत बच्चे फोर्स देख रहे हैं, फोर्स का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, केजी एम सेकंड -2। तो देखिए बच्चे, एम का मतलब होता है कोई वजन वाली चीज, एम का मतलब होता है कोई वजन वाली चीज, एल का मतलब होता है कोई लंबाई वाली चीज, और टी का मतलब होता है कोई समय वाली चीज। तो देखिए, फोर्स में कोई लंबाई वाली चीज है, कोई वजन वाली चीज है, वजन वाली चीज है, कितनी है, एक है। कोई लंबाई वाली चीज है, हाँ है, कितनी है, एक है। कोई टाइम वाली चीज है, हाँ है, कितनी है, 2 है, और पावर है -2, तो ऊपर रखते हैं हम लोग पावर। तो वजन वाली चीज है, हाँ है, उसकी पावर 1 है। लेंथ वाली चीज है, हाँ है, उसकी पावर 1 है। और कोई टाइम वाली चीज है, हाँ है, उसकी पावर -2 है। तो ये हो गया ML-T-2। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ML-1 T-2। ठीक है, अब एनर्जी, ठीक है, एनर्जी होता है न्यूटन, बिल्कुल सही। डी 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 क्यों होगा, डी क्यों होगा, बताइए डी क्यों होगा, कोई बताएगा डी क्यों होगा? चलिए डी की भी देख लेते हैं। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। और वर्क जो होता है वो होता है न्यूटन मीटर, ठीक है, अपॉन टाइम। और न्यूटन मीटर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू एम अपॉन टी। ठीक है, तो ये हो गया आपका केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है, सेकंड -1। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होगा, ML-T-1, बताइए। सभी बच्चों का आंसर गलत आ रहा है, सभी बच्चों का आंसर गलत आ रहा है, बताइए। गलत 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 गलत। ठीक है, देखिए, ये जो फॉर्मूला है ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया का। तो फोर्स पर यूनिट एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये इसकी यूनिट होती है ML-1 T-2, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये आपने कभी नहीं सुना होगा। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत सारे, मैं बताती हूँ किस किस बच्चे का सही आंसर। लक्ष्मी का बहुत सही आंसर है, प्रशांत का आंसर बिल्कुल सही है, और ऋषभ का आंसर सही है, यश का आंसर सही है। PDF मिलेगी साइंस बाय प्रिया मैम पे। ठीक है,
और सी उपेंद्र वगैरह का आंसर सही है। मैं आप केमिस्ट्री बायोलॉजी भी कंप्लीट करवाओगी, मैं ही कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, अपॉन मीटर स्क्वायर। तो ये बन जाता है केजी मीटर -1 सेकेंड -2, जिसकी वजह से इसका फॉर्मूला हो जाता है ml-1t-2। अब आगे बढ़ते हैं। अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस बाय, एक चुंबकीय क्षेत्र किस द्वारा उत्पादित किया जा सकता है? अ मूविंग चार्ज ओनली, गतिशील चार्ज से, अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, केवल परिवर्तनीय विद्युत क्षेत्र से, दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। मैम साउंड, अभी साउंड सही आ रही है? ओके डन। मैम समझ में ही नहीं आया। हाँ, तो बहुत सारे बच्चे को डायमेंशन फॉर्मूला समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला की एक क्लास लेनी पड़ेगी। स्पेशली जो स्टूडेंट्स रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो डायमेंशन फॉर्मूला आना ही चाहिए। और डायमेंशन फॉर्मूला आने के लिए पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। बताइए। सी सी सबसे पहले आंसर है इसका बनी, निम्मी, ऋषभ। परफेक्ट, सबसे पहले आंसर आया। ओके, बोथ बोथ, बिल्कुल सही बोथ। क्योंकि जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, या तो चार्ज घूम रहा हो, या तो चार्ज मूव कर रहा हो, या हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चीज है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई चीज है, और फिर दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके चले जाए, तो भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सकता है। चलिए नेक्स्ट। द कोयल इन अ हीटर इज मेड अप ऑफ, हीटर में कॉयल किसका बना होता है? निक्रोम का, टंगस्टन का, कॉपर का, या आयरन का? जल्दी बताइए। थैंक यू प्रवीण। जो हीटर में कॉयल, आप लोग हीटर यूज करते हो या जो आप रॉड वगैरह यूज करते हो, उसमें जो कॉयल होती है वो किसकी बनी होती है? जल्दी बताइए। बहुत सारे बच्चों का अच्छा आंसर आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का ठीक 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 आंसर आ रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे अच्छी आंसर देने की कोशिश करते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आप कोशिश तो करते हो। क्या बात है। स्पेशल क्लास कब होगी? जल्दी होगी। कॉपर 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 नहीं, देखिए, जितने भी आप हीटर यूज करते हो, सपोज करो आप कोई रॉड भी यूज करते हो, आप कोई रॉड यूज कर रहे हो, तो उस रॉड में भी क्या इस्तेमाल होता है? इस रॉड में भी क्या इस्तेमाल होता है? यही इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? यही। ये जो रॉड होती है, जो रॉड आप देखते हो घरों में, ये यूज करते हैं, रॉड करते हो, या कोई भी आप हीटर यूज करते हो जिसके अंदर कॉयल लगी होती है, इसकी कॉयल का मतलब होता है ऐसे ऐसे घूमे रहते हैं जो, ये इसको कॉयल बोलते हैं। ये सपोज करो ये हीटर है, ये इसकी कॉइल है, तो ये बनी होती है निक्रोम की। और निक्रोम जो है वो एक एलॉय होता है, एलॉय मेटल होता है, एक मिश्र धातु होता है। इसका जो मिश्र धातु, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो हीटिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। और ये एलॉय किसका होता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो मैं आपको बताती हूँ। ये एलॉय होता है क्रोमियम का और निकल का, ठीक है, ए आंसर बिल्कुल सही है। ये एलॉय होता है क्रोमियम का, क्रोमियम का प्लस निकिल का, ये अलॉय होता है। और हम निकिल और क्रोमियम को ऐसे लिख सकते हैं, Cr+Ni। ठीक है, वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए। मैम टेलीग्राम पे है जहां पीडीएफ मिल सकती है। देखिए टेलीग्राम का एक निशान आपको बार बार दिखाई दे रहा है, साइंस बाय प्रिया मैम टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आप पीडीएफ पा सकते हैं और अपने क्वेश्चनों के जवाब भी, अगर आपको कोई क्वेरी है तो जब भी मैं फ्री होती हूँ तो रिप्लाई दे देती हूँ। ठीक है, स्पेशल क्लास कब होगी? आपको टेलीग्राम पे पता चल जाएगा, कल से शुरू है। नेक्स्ट। द अपर एंड द लोअर पोर्शन इन कॉमन टाइप ऑफ बाइफोकल लेंस आर रेस्पेक्टिवली, सामान्य प्रकार की द्विफोकसी लेंस में ऊपरी व निचली भाग क्रमश होता है, मतलब क्रम से कौन सा होता है? रेस्पेक्टिवली, ऊपर वाला कौन सा होता है, नीचे वाला कौन सा होता है? बच्चे जहां पे, स्टूडेंट जहां पे कहीं पे भी रेस्पेक्टिवली लिखा हो या क्रमशः मतलब क्रम से लिखा हो, इसका मतलब पहले वो ऊपर वाला बताना है, बाद में दूसरा वाला बताना है, नीचे वाला। ठीक है, पहले ऊपरी बताना है, फिर निचला बताना है। भाई ऊपर वाला कनकेव कॉन्वेक्स, अवतल उत्तल, उत्तल अवतल, दोनों कनकेव और दोनों कॉन्वेक्स। बताइए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान देने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन में रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। अगर आपको आंसर भी पता है, तो अगर भाई आपने लगा दिया, हो सकता है वो ठीक हो ना हो, आपका आंसर सही है, लेकिन उसने बोला रेस्पेक्टिवली, भाई पहले ऊपर कौन सा और नीचे कौन सा? बताइए।
इसका आंसर है डी। सबसे पहली बात तो बता देती हूँ कि इसका आंसर सी और डी कभी भी नहीं होगा। इसका आंसर सी और डी कभी भी नहीं होगा, ना सी होगा ना डी होगा। इसका आंसर ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। और अगर मैं कहूं कि इसका आंसर ए और बी दोनों सही है, ए और बी इसलिए सही है क्योंकि बाइफोकल लेंस में, बी फॉक्सी लेंस में कनकेव भी यूज होता है, कॉन्वेक्स भी यूज होता है, अवतल भी यूज होता है, उत्तल भी यूज होता है। पर अब यहाँ बात क्या आ गई, रेस्पेक्टिवली पहले कौन सा होगा और दूसरा कौन सा होगा। तो देखिए, बाइफोकल लेंस किस बीमारी में यूज किया जाता है? बाइफोकल लेंस जब प्लस बायोपिया होता है, जब किसी को जरा दूर दृष्टि दोष होता है, तब ये इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें क्या होता है, किसी इंसान को दूर का और पास का दोनों नहीं दिखाई देता, और ये दोनों लेंसेज दूर का और पास का दिखाने के लिए होते हैं। तो इसका जो चश्मा होता है वो होता है गांधी जी का स्वच्छ भारत अभियान। गांधी जी का स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। और इसमें नीचे वाला लेंस और ऊपर वाला लेंस पूछा है, तो ऊपर वाला लेंस होता है कॉनकेव। ऊपर वाला लेंस होता है आपका कॉनकेव, ये वाला आपका होता है कॉनकेव, अवतल, हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस दूर का दिखाने के लिए काम आता है। तो जब कोई इंसान ऊपर की तरफ ऐसे देखेगा तो वो दूर का देखेगा, और जब वो ऐसे करके नीचे देखेगा तो पास का देखेगा। पास का दिखाने के लिए कॉन्वेक्स इस्तेमाल होता है, उत्तल इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसको याद करने की एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मैं बताती हूँ। अपने आज तक के करियर की मेरी सबसे अच्छी ट्रिक है, ठीक है। कॉन्वेक्स में कम शब्द है, उत्तल में कम शब्द है, कम अल्फाबेट है। कॉन्केव में ज्यादा शब्द है, ज्यादा अल्फाबेट है। जब किसी इंसान को दूर का देखना होता है तो उसे कॉन्केव लेंस की जरूरत होती है, और जब किसी इंसान को पास का देखना होता है तो उसे कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ती है। यानी दूर का तो कॉन्केव, अवतल, पास का तो कॉन्वेक्स। चलिए, तो इसका आंसर सही क्या होगा रेस्पेक्टिवली में? पहले ऊपर वाला पूछा है तो ऊपर वाला कॉन्केव, नीचे वाला कॉन्वेक्स। तो इसका सही आंसर होगा कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, दोनों में से ये वाला सीक्वेंस सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड। एक शरीर की स्थिति के कारण उसके पास मौजूद ऊर्जा क्या होगी? हीट एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। बताइए। द पॉइंट ऑफ द पावर ऑफ साइलेंस में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरा साइंस में पढ़ाऊंगी। देखिए मेरे नाम के आगे लिखा हुआ ही क्या है, टेलीग्राम चैनल ही किस नाम से है, साइंस बाय प्रिया मैम, सारा मैं ही करवाऊंगी। अच्छा, बच्चों के ना बहुत दिन से हो रहा था कि मैम आप बायो बहुत ज्यादा करवा रहे हो, बायो के क्वेश्चन बहुत ज्यादा दे रहे हो, आप फिजिक्स करवाओ। तो लो जी, फिजिक्स लो, और फिजिक्स से न्यूमेरिकल भी लो, ठीक है। चलिए बताइए, बताइए पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल सही आंसर। देखिए, या देखिए, अगर कोई चीज, कोई एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है बॉडी के द्वारा, तो या तो वो काइनेटिक होगी या वो पोटेंशियल होगी। लेकिन काइनेटिक और पोटेंशियल से दोनों में कौन सी होगी? केमिकल एनर्जी हमेशा याद रखिएगा। फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में, पौधों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस में केमिकल एनर्जी होती है। अब यहाँ बात ये आ गई कि भाई पोटेंशियल होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, तो स्थिति के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से जो एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पीई इज इक्वल टू mgh। तो ये हमेशा पोजीशन की वजह से होगी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अगर किसी चीज के अंदर मोशन होगा, गति होगी, तो तब काइनेटिक एनर्जी होगी। और अगर कोई चीज रेस्ट में है, कोई चीज विराम अवस्था में है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसकी पोजीशन क्या है, विराम अवस्था है तो पोटेंशियल एनर्जी, गति में है तो काइनेटिक एनर्जी। बहुत बेहतरीन आंसर सभी बच्चों का। मजा आ गया आज तुम्हारे साथ क्विज करके। चलिए, ठीक है। तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का दोनों का फॉर्मूला बता दिया। हीट एनर्जी कब पैदा होगी तो मैं बता देती हूँ। हीट एनर्जी जब पैदा होगी जब कहीं टेम्परेचर होगा, जब कहीं तापमान होगा, तभी हीट एनर्जी पैदा होगी। जैसे सूरज जो है वो तापमान करता है तो हीट एनर्जी पैदा होती है, और वो हीट एनर्जी होती है वो रेडिएशन होता है लाइट का, ठीक है, विकिरण। अब आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है? बताइए, किसमें ऊर्जा निकलती है? फटाफट बताइए। बायो का एक क्वेश्चन आपके लिए और एक एनर्जी का भी क्वेश्चन। सब स्पेशल क्लास के लिए वेट कर रहे हैं। स्पेशल क्लास कल से शुरू है आपका, कल से स्पेशल क्लास है। टाइमिंग आपको साइंस बाय प्रिया मैम टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बताइए जल्दी। हाँ योगेश यादव, कॉन्सेप्ट क्या क्लियर करना है बताइए, आपको किस कॉन्सेप्ट में दिक्कत है? एक्चुअली आपके धमाके से इतने कमेंट जाते हैं ना कि ऊपर चले जाते हैं, तो कमेंट एक बार में एक ही करें ताकि मैं सबके कमेंट पढ़ पाऊं।
बताइए, फोटोसिंथेसिस। उसने बोला एनर्जी कहाँ रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज फोटोसिंथेसिस में नहीं होती। जब आप श्वसन करते हो, जब आप सांस लेते हो तो एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, एक एथलीट होता है, कोई दौड़ने वाला होता है, जब वो 100 मीटर बहुत तेजी से दौड़ जाता है तो हाफ जाता है। ठीक है, क्यों हाफ जाता है? क्यों हाफ जाता है? क्या कारण है हाफने का? हाफने का एक ही कारण है कि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो जाती है। कैसे होती है तो मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। किसी भी इंसान के अंदर जब रेस्पिरेशन होता है तो आपकी सेल्स में ग्लूकोज मौजूद होता है C6H12O6। आपकी सांस में ग्लूकोज मौजूद होता है C6H12O6। और जब आप सांस लेते हो, जब इनहेल करते हो, आपने ली सांस, सांस में सांस आई, तो सांस आई जब, ठीक है, सांस नहीं, वो वाली सांस नहीं जो तुम्हारी आगे शादी होने के बाद मिलने वाली है, ये वाली सांस। तो सांस आई, सांस के बाद में तुमने अपना ग्लूकोज तोड़ दिया। जब आप सांस लेते हो तो आपके शरीर में जो ग्लूकोज होता है वो टूट जाता है, जैसे अनुलोम विलोम भी इंसान करता है। सांस ली, और जब वो सांस छोड़ेगा तो ग्लूकोज टूट जाएगा CO2 में, H2O में, प्लस एटीपी में। और एटीपी जो होती है वो आपकी एनर्जी होती है। तो इस तरह से आप एनर्जी को, ऊर्जा को रिलीज कर रहे हो। और एटीपी जो होती है वो होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। जी के पिछले वाले का आंसर बेटा पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा, पिछले वालों का आंसर देखो, पोटेंशियल एनर्जी लगाया हुआ है मैंने। चलिए, और फोटोसिंथेसिस के द्वारा भी कहते हैं एब्जॉर्प्शन में नहीं होगा। ठीक है। रेस्पिरेशन एक बार चेक कर लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कौशल, मेरे रूप में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। चलिए, अब आपको समझ में आया। ये आपका, वैसे आपको बता दूं, इस तरह से ही आपका रेस्पिरेशन होता है। जब कभी भी आपको मैं रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगी तो सबसे बेसिक चीज होती है ये। इफ द मास ऑफ द पेंडुलम इज डबल द टाइम पीरियड, यदि पेंडुलम, बच्चे ये एक न्यूमेरिकल है आपका। अब ये देखो कि इस न्यूमेरिकल को आप कैसे सॉल्व करते हो। ये आपका न्यूमेरिकल है। अगर किसी पेंडुलम का मास 2 गुना कर दिया जाए, किसी पेंडुलम का मास डबल कर दिया जाए, तो उसका टाइम जो होगा वो दुगना होगा, आधा होगा, 4 गुना हो जाएगा, या रिमेन सेम रहेगा? बताइए। अंकित सर की क्लासेस होगी। एक्चुअली सैटरडे संडे सबका शेड्यूल चेंज रहता है, वीकेंड होता है ना, तो सबका शेड्यूल चेंज रहता है। ठीक है। आइए, 4 टाइम हो जाएगा, सी हो जाएगा। अच्छा, बहुत कम बच्चों का आंसर, बहुत कम बच्चों का आंसर डी आ रहा है। और जिन स्टूडेंट्स का आंसर डी आ रहा है, ये बहुत ही बेहतरीन आंसर है। जिन स्टूडेंट्स का आंसर डी आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन आ रहा है। रिमेन सेम इसका आंसर है, रिमेन सेम। अच्छा, इसका आंसर रिमेन सेम क्यों है, मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो, किसी भी पेंडुलम क्या होता है, मैं हमेशा बताती हूँ और आज फिर बता देती हूँ। देखिए, ऐसे आपने घड़ी देखी होगी, बहुत सारे घरों में ऐसे करके घड़ी देखी होगी, और इस घड़ी में एक ऐसे पेंडुलम लटका होता है, इसको पेंडुलम बोलते हैं। ठीक है। और आपने फिजिक्स की लैब में जो पेंडुलम देखा होगा वो कुछ ऐसे होगा, एक रस्सी से लटका हुआ, इसे पेंडुलम बोलते हैं। ये ऐसे करके मूव करता है। तो इस पेंडुलम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है T = 2 पाई √ऑफ L/G। तो अब इसने बोला कि मास 2 गुना हो जाएगा तो क्या होगा। तो आज मैं आपको किसी भी चीज के 2 गुने होने और 4 गुने होने का एक तरीका बताती हूँ, एक ट्रिक बताती हूँ। हमेशा अगर आपको कभी भी क्वेश्चन दिया गया है कि भाई अगर ये ऐसे हो जाएगा तो वो 2 गुना हो जाएगा क्या, तो जिसे बोल रहा है वो 2 गुना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला लिख दो। उसने टाइम पीरियड बोला, टाइम पीरियड 2 गुना होगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख दिया। आप ये देखो कि इस फॉर्मूले में मास है, आप ये देखो इस फॉर्मूले में मास है, इस फॉर्मूले में द्रव्यमान है। कोई एम जैसी चीज आपको दिखाई दे रही है? एम जैसी कोई चीज दिखाई दे रही? नहीं दिखाई दे रही ना। इसका मतलब जब फॉर्मूले में मास है ही नहीं तो वो डिपेंड नहीं करेगा। टाइम पीरियड जो होता है वो डिपेंड नहीं करता है किस पे, मास पे। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, लंबाई पे डिपेंड करता है। और एक डिपेंड करता है आपकी ग्रेविटी पे। किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। मैम गुस्सा मत हो ना। चलिए, कोई बात नहीं नवीन, ठीक है, शायद आपको बहुत अच्छी नॉलेज है। तो मास पे डिपेंड नहीं करेगा, तो जो बच्चे बोल रहे हैं रिमेन सेम, रिमेन सेम, तो कोई बात नहीं नवीन, आपके लिए एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आएगा तो आप करके दिखाना। ठीक है। चलिए, तो हमेशा याद रखना
कि जब भी क्या होगा, जब भी आपको बोले कि ये इस चीज पे डिपेंड कर रहा है तो पहले फॉर्मूला लिख लो, फिर देखो कि जिस चीज को बोल रहा है वो इसमें है या नहीं है, नहीं है तो डिपेंड नहीं करेगा, और है तो साइन देखो फिर कैसा है। चलिए अब आगे। साउंड ट्रेवल फास्टर इन, ध्वनि सबसे तेज किस में यात्रा करती है, स्टील में, एयर में, वाटर में या वैक्यूम में? बताइए बताइए, ध्वनि किस में सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है? योगेश आगे चल के बताऊंगी मैं, आगे चल के ग्रेविटी का जब वो आएगा तब ये भी बताऊंगी कि जब ग्रेविटी जीरो हो जाती है तो पेंडुलम जो होता है वो अनलिमिटेड तरीके से चलता ही रहेगा। मैं समझ पा रही हूँ आप कहां से कहां तक की बात कर रहे हैं। चलिए बताइए। कुलदीप आपका क्वेश्चन मुझे मिला ही नहीं, मैं आंसर कैसे दूं? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे होंगे लेकिन ऊपर चलता जा रहा है तो मुझे बहुत कम लोगों के क्वेश्चन दिखाई देते हैं। हाँ क्या कहते हैं, टाइम पीरियड प्लेस टू प्लेस चेंज होता है क्योंकि ग्रेविटी चेंज होती है तो टाइम पीरियड भी प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। बताइए ए बी बी बी। ठीक है, अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ तो प्लीज नाराज ना होइएगा, क्योंकि उसका एक कारण होता है कि कमेंट बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं जिसकी वजह से कमेंट दिखाई नहीं देता। कई बार अगर कोई बच्चा बार बार भी कमेंट कर रहा होगा तो उसे लग रहा होगा कि भाई मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ लेकिन मैं बता नहीं रही, लेकिन मुझे कमेंट दिखेगा तभी तो मैं बताऊंगी। ठीक है, चलिए स्टील। देखिए साउंड जो करेगा ट्रेवल फास्ट करेगा स्टील में, क्योंकि साउंड जो है सबसे ज्यादा तेज ट्रेवल करता है सॉलिड में, फिर लिक्विड में करता है, फिर उससे कम हो जाता है गैस में, फिर उससे कम हो जाता है वैक्यूम में। ठीक है, यानी ठोस में, द्रव में और गैस में। तो सबसे ज्यादा सॉलिड स्पीड होती है, जो साउंड की स्पीड होती है सबसे ज्यादा जो चाल होती है वो होती है आपकी ठोस में। तो जो आपका स्टील है, जो आपका स्टील है वो किसकी फॉर्म है? सॉलिड की। जो आपका हवा है वो किसकी फॉर्म है? गैस की। और जो आपका वाटर है वो किसकी फॉर्म है? लिक्विड की। ठीक है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा स्पीड जो साउंड की होगी वो ठोस में होगी। अच्छा दूसरी बात मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि वैक्यूम में साउंड की स्पीड जीरो होगी। ठीक है, साउंड की स्पीड जीरो होगी, जीरो, 0 मीटर पर सेकेंड स्पीड होगी। ठीक है, यानी वैक्यूम में नो साउंड। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो साउंड होती है वो किसी भी माध्यम के बिना नहीं चल सकती, उसको मीडियम चाहिए, तो कोई ध्वनि नहीं। इसीलिए स्पेस में अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, ध्वनि नहीं सुन पाते क्योंकि स्पेस में कोई भी मीडियम नहीं होता, वहां वैक्यूम होता है। ठीक है, जी हाँ। वेदांता मिश्रा, मैं अनअकैडमी पे पढ़ाती हूँ स्पेशल क्लासेस में। ग्रेविटी चेंज होता है जी एम। पीयूष ये आपने रिलेशन बताया, पीयूष ये आपने रिलेशन बताया जी एंड स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में। पीयूष ये आपने रिलेशन बताया। ठीक है, ठीक है, आप अपना नेट चेक कीजिए, बफरिंग नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए। कोई भी पार्टिकल नहीं होते मूव करने के लिए, और ये क्वेश्चन दिया है नो बिकॉज नो पार्टिकल। बनी ने दिया है, बहुत अच्छा आंसर दिया है बनी ने। वाई साउंड स्पीड इज जीरो इन वैक्यूम? साउंड की स्पीड जीरो इसलिए होती है वैक्यूम में क्योंकि स्पेस में कोई भी मीडियम नहीं होता है। जहां कोई भी पार्टिकल ना हो वाइब्रेट करने के लिए, वहां क्या कहते हैं, प्रोपोगेशन जो होता है, एक तरह से वाइब्रेशन जीरो होती है। जैसे सॉलिड में बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं मूव करने के लिए, लिक्विड में अणु जो होता है वो कम होते हैं, और गैस में जो अणु होते हैं वो और कम होते हैं, और वैक्यूम में होते ही नहीं। जब मॉलिक्यूल टकराने के लिए आपस में होते ही नहीं है तो आवाज कैसे आएगी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। थ्री। ये अब आ गया आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल, जो जिनकी इच्छा ये हो रही थी ना, अरे मैम बहुत आसान क्वेश्चन करवा रहे हो, कुछ अच्छा बताओ, तो ये उनके लिए है। यहाँ पे मैंने 3 रेजिस्टेंस दिए हैं जिसमें जो 3 रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है। ठीक है, और सीरीज में तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है। अब उसमें आपको पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू निकालनी है, यानी 3 इक्वल रेजिस्टेंस व्हेन कंबाइंड इन सीरीज आर इक्वलेंट टू 9 ओम। यानी 3 रेजिस्टेंस जो है वो जब वो सीरीज में जोड़े जाते हैं तो 90 ओम आता है। ठीक है, और जब उसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा? 10 ओम, 30 ओम, 270 ओम, 810 ओम। ये आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल, ये आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल, ये फेंका मैंने न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए। नहीं, वो फिर उज्जवल जो आप एम के बोल रहे हो ना, वो हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, फिर उज्ज्वला कुमारी, सॉरी उज्ज्वला कुमारी, वो तो हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पेंडुलम निकालते हैं। ठीक है, 30 30 30 30 30, 10।
कुमारी, एक सेकेंड, 10 जिसका आंसर आया, कुर्मी अभिषेक, कुर्मी अभिषेक का 10 आंसर आया है। और इमरान, बताइए। कुलदीप दत्ता, कुलदीप दत्ता, आप क्वेश्चन तो दो ना। कुलदीप, आप क्वेश्चन को बार बार टाइप करते रहो तो शायद मैं बता पाऊंगी। ठीक है, आइए। 10। अब मैंने 10 बोला तो सब 10 टाइप करेंगे। देखिए 10 कैसे हुआ तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इसने बोला कि 3 इक्वल रेजिस्टेंस सीरीज में, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 90 ओम है। और इक्वल बोला, इक्वल का मतलब R1 प्लस R1, R2, R3 तीनों ही R है। तो R इज इक्वल टू हो गया 3R इज इक्वल टू हो गया 90 ओम, और R इज इक्वल टू हो गया 30 ओम। ठीक है, 30 ओम, यानी जो R है वो 30 ओम है। अब इसने बोला पैरेलल में। अब आप सभी को पता है जब हम लोग पैरेलल में निकालते हैं तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है, बचपन में 10th क्लास की बात बता रही हूँ ये तो, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस अपॉन 1/R3। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है तीन रेजिस्टेंस को इक्वली, क्वेश्चन में बोला गया है कि तीन रेजिस्टेंस को हमने इक्वली जोड़ा और तीनों रेजिस्टेंस इक्वल है। तो तीनों रेजिस्टेंस इक्वल है तो उसका सॉल्यूशन टोटल 90 आता है। तो एक का कितना आया, 30 आया। तो कहता है अब इसे पैरेलल में जोड़ दो। तो पैरेलल में जोड़ो 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30। तो इसका आंसर आ गया 10। क्या आ गया, 10 आ गया। R इज इक्वल टू 10 आया, 1/R नहीं, R इज इक्वल टू 10 आया। ठीक है, कहती बात समझ में आई? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया? दोबारा से समझा दूंगी, बताइए। बहुत। जिन बच्चों ने आंसर किया शाबाश, तुम लोग रेलवे की नौकरी के लिए पक्का तैयार हो, क्योंकि एक रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। कहती बात समझ में आई? ठीक है, एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि निक्रोम का जो हीटिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? लगभग 5000 से ज्यादा होता है, और 5000 फ़ारेनहाइट होता है, 5000 प्लस फ़ारेनहाइट होता है, और 1400 सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं। इन न्यूक्लियर रिएक्टर हैवी वाटर इज यूज एज, परमाणु रिएक्टर में भारी पानी डैश के रूप में उपयोग किया जाता है, कूलेंट के रूप में, फ्यूल के रूप में, मॉडरेटर के रूप में, या परमाणु स्मैशर, एटॉमिक स्मैशर के रूप में। बताइए, बताइए। और एक बच्चे ने बोला कि मैम अब तो मुझे क्वेश्चन बता दो, तो शायद निक्रोम वाला मैंने बता दिया है संजय। 5000 प्लस फ़ारेनहाइट में होता है इसका टेम्परेचर, और 1400 कुछ में इसका सेल्सियस में होता है। पेंडुलम में अंडर रूट एम के भी होता है। उज्ज्वला, ये काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, जो आप बोल रहे हो ना, हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी यूज की जाती है वहां पे पेंडुलम की। ठीक है, वरीश खान, यूपीएससी में कभी भी न्यूमेरिकल नहीं आता है। ठीक है, आइए आइए, सी 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 सी, मॉडरेटर। बिल्कुल सही, मैं आपको बता देती हूँ, न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर में मॉडरेटर इस्तेमाल किया जाता है। मॉडरेटर, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, ये मॉडरेटर जो होता है ये D2O होता है। D2O हैवी वाटर जो होता है वो मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कूलेंट के रूप में CO2 गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, CO2 गैस का इस्तेमाल किया जाता है। और फ्यूल के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। एटॉमिक स्मैशर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अब ये जो मॉडरेटर है, मॉडरेटर जो होता है वो क्या कहते हैं, यूरेनियम का जो चेन रिएक्शन होता है, चेन रिएक्शन, श्रृंखला अभिक्रिया को रोकने के लिए एक कूलेंट इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम होता है D2O। D2O का मतलब होता है ड्यूटेरियम वाटर। और ये मैं अपनी कई बार एमसीक्यू की क्लास में पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर भी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, और इसको बोलते हैं बच्चों हैवी वाटर, और हिंदी में बोलते हैं इसको भारी जल। भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है मॉडरेटर के रूप में, या इसको मध्यस्थ ना बोल के मैं मंदक भी बोल सकती हूँ, मंदक के रूप में
इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूपीएसआई में आता है, क्यों नहीं आता? मैंने बोला जैसे हिंदू मुस्लिम भाई भाई होते हैं ना, इस तरह से साइन सबका भाई बहन होता है। कहने का मतलब हर एग्जाम में सेम आता है, खाली बस न्यूमेरिकल कुछ एग्जाम में आते हैं, कुछ एग्जाम में नहीं आते। थ्योरी तो सब में ही आती है ना। बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन, आज के एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिन भी बच्चों ने आज के एमसीक्यू कर लिए, मैं पीडीएफ भी भेजूंगी टेलीग्राम ग्रुप में, साइंस बाय प्रिया मैम में। अगर ये आपने रट लिए तो इसमें से मैं कहती हूँ कि आपके हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन फंसेगा। वेव यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन आर, दूरसंचार के लिए किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? मतलब टेली कम्युनिकेशन, जो सैटेलाइट्स वगैरह होती है या कम्युनिकेशन हम करते हैं, दूर संचार करते हैं, उसमें किस तरंगों का उपयोग किया जाता है? विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, यूवी या माइक्रोवेव? जल्दी बताइए फटाफट। बिल्कुल आते हैं, वेदांता आते हैं। कूलेंट में कौन सा वाटर इस्तेमाल होता है? मिल्ड, ड्यूटेरियम वाटर, ड्यूटेरियम जल, ड्यूटेरियम वाटर, मिल्ड। मैंने आपको बताया D2O, मैंने बताया तो है, भारी जल। इमरान, मैं इस बारे में आपको मैसेज कर दूंगी लेटर। ओके प्रिया रंका रानी, थैंक यू। फिलोपियन ट्यूब फंक्शन, फिलोपियन ट्यूब बच्चा अलग है, फिलोपियन ट्यूब रिप्रोडक्शन अभी नहीं समझ आ सकती, अभी फिजिक्स से रिलेटेड ही चीजें बताऊंगी मैं, क्योंकि फिर क्या होगा 6 से वारिश खान नहीं आता है न्यूमेरिकल, पहले आता था। जब आप 1993-94 के टाइम के पेपर देखोगे ना, तब आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप यूपीएससी के अंडर में सीडीएस एग्जाम दोगे तो ऐसा होगा। साई हर्षवर्धन मैम, कैडियम का यूज होता है ना? साई हर्षवर्धन, कैडियम का यूज होता है, कैडियम कैडमियम की रोड बनाई जाती है। ठीक है, कैडमियम की क्या बनाई जाती है? रोड बनाई जाती है। ठीक है, यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में कैडियम का यूवी। देखिए माइक्रोवेव जो होती है, माइक्रोवेव जो होती है, माइक्रोवेव टेलीकम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती है। विजिबल जो होती है वो सूर्य से निकलने वाली रोशनी होती है। सन से निकलने वाली जो तरंगे होती है वो आपकी होती है विजिबल। इंफ्रारेड जो होती है वो आपकी टीवी टीवी रिमोट या विजिबल जो लाइट होती है, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। ठीक है, अपनी नेक्ड आई से जिन्हें हम देख सकते हैं उसे विजिबल बोलते हैं। और यूवी रेज आपकी सन रेज में से निकलने वाली लाइट होती है। विजिबल लाइट वो होती है जो हम देख सकते हैं, जैसे आप मुझे देख पा रहे हो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे। ठीक है, अब नेक्स्ट। A body is falling freely under the action of gravity alone in vacuum. Which one of the following remain constant? निर्वात में केवल गुरुत्वीय की क्रिया के तहत एक वस्तु स्वतंत्र रूप में नीचे गिरती है। निम्नलिखित में से क्या गिरने के दौरान स्थिर रहता है? बताइए। लास्ट लास्ट 10 मिनट और धमाकेदार क्वेश्चन। नहीं सुरेंद्र, थैंक यू प्रियंका। हाँ, कैडमियम की छड़ इस्तेमाल हो गया, अगर हिंदी में मैं बोलूँ तो। ठीक है, कहती बात समझ में आई? बी 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 बी। ठीक है, अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉलिंग अंडर जाती है तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो सेम रहती है। क्यों मैकेनिकल एनर्जी सेम रहती है? क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो उस इंसान की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम रहती है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। सपोज करो कोई एक बॉल है और वो गिर रही है, वो वैक्यूम में गिर रही है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी और उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, जो कि सेम रहेगी। तो इसका आंसर बी नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। ठीक है, कहती बात समझ में आई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्टिक फाइबर आर यूज्ड, ऑप्टिक फाइबर का उपयोग किया जाता है कैट स्कैन, एक्सरे रेज फोटोज, अल्ट्रासाउंड स्कैन, एंडोस्कोपी। ठीक है, बताइए। जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट फटाफट। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि लाइबोसोम किसने फाइंड किया था, तो क्रिस्टीनिया लेविट ट्यूब ने फाइंड किया था। मैम रिप्रोडक्शन कब टीच करवाओगे? संजय बुर्दाक, जल्दी। ठीक है,
एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी बिल्कुल सही, एंडोस्कोपी। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिक फाइबर का जो इस्तेमाल किया जाता है वो एंडोस्कोपी में किया जाता है। और एंडोस्कोपी तब की जाती है जब किसी के पेट के अंदर, किसी के स्टमक के अंदर, किसी के अमाशय के अंदर अगर अल्सर हो, किसी को अगर अल्सर हो तब एंडोस्कोपी की जाती है। ठीक है, एक पेट के अंदर, एक अमाशय के अंदर एक पाइप डाला जाता है और ये पाइप जो होता है वो ऑप्टिक फाइबर, या मैं बोलूँ फाइबर का बना पाइप होता है। ऑप्टिक का मतलब होता है लाइट और फाइबर का मतलब होता है एक ग्लास होता है, एक ऐसा ग्लास जो लाइट को बाहर नहीं निकलने देता, लाइट ऐसे करके वाइब्रेट होती रहती है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी डिपेंड होती है आपकी TIR पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। ऑप्टिकल फाइबर काम करता है जो कि एंडोस्कोपी में इस्तेमाल होता है, और ये बायोलॉजिकल यूज है। योगेश अनअकैडमी पे। बैट कैन फ्लाई ड्यूरिंग डार्क नाइट एंड ऑल्सो प्रे, दिस इज बिकॉज चमगादड़ रात के अंधेरे के दौरान उड़ान भर सकते हैं और शिकार भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्यूपिल बड़ा होता है, उनकी आंखों की पुतली बड़ी होती है, वो रात को अच्छा देख सकते हैं। और हर एक बर्ड ये काम कर सकते हैं, प्रत्येक पक्षी ये कर सकता है। दे प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है, ये अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक तरंगे पैदा कर सकते हैं। बताइए। ठीक है, मैम ग्रुप डी के क्वेश्चन भी करवाऊंगी बिल्कुल। आप जब साइंस का लाइव टेस्ट ले तो ये मत सोचे कि ग्रुप डी यूपीएससी लाइव टेस्ट का मतलब मैंने कुछ नहीं लिखा तो साइंस सब में आती है। वाला तो एक ही क्वेश्चन के पीछे पड़ गई। अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक बिल्कुल सही। बच्चे जो बैट होते हैं, जो चमगादड़ होते हैं, वो अल्ट्रासोनिक ध्वनि पैदा कर सकते हैं। जो बैट होते हैं वो अल्ट्रासोनिक ध्वनि पैदा कर सकते हैं, है ना। तो वो अल्ट्रासोनिक ध्वनि कैसे प्रोड्यूस करते हैं? तो देखिए, सपोज करो ये एक दीवार है, ये एक दीवार है, ठीक है, और यहाँ पे चमगादड़ है, ठीक है। तो ये चमगादड़ क्या करेगा, अब यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ेगा। ये अल्ट्रासोनिक वेव ऐसे छोड़ेगा और ये अल्ट्रासोनिक दीवार से टकरा के वापस आके मिलेगी, ये वापस आके मिलेगी। तो ये कौन सी वेव चलता है? अल्ट्रासोनिक, जिसकी वजह से ये देखने में मदद भी मिलती है इसको, और प्लस ये, प्लस ये खाना भी खा सकता है, मतलब अपना शिकार भी करता है, क्योंकि इसमें जो साउंड होते हैं वो टकरा के वापस आती है, ध्वनि का रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, और ये होता है अबाव, अबाव 20,000 हर्ट्स, 20,000 हर्ट्स। ठीक है, 20,000 हर्ट्स का मतलब ये है कि 20,000 हर्ट्स से ऊपर की ध्वनि होती है अल्ट्रासोनिक। ठीक है, मैम रिमोट के आगे जो लाइट होती है वो चलती हुई दिखाई देती है, जबकि कैमरे में देखने पर चलती हुई दिखाई देती है। रविकांत, जो आपको लाइट जलती हुई दिखाई देती है वो विजिबल होती है, ठीक है, यानी जिसे आप देख सकते हो। एक्चुअल में जो टीवी रिमोट से किरणें निकलती है वो IR रेज होती है, इंफ्रारेड रेज, जिसे हम नहीं देख सकते। इको नहीं बोलेंगे छोटी शर्मा, इको जो होती है वो होता है कोई चीज टकरा के वापस आ रही है, मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर होता है। कुलदीप सिंह, आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, साइंस बाय प्रिया मैम, आई विल सजेस्ट यू द बुक। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच प्रवीण। बैट से कोरोना नहीं फैलता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द एपरेंट वेट ऑफ ए पर्सन इन ए लिफ्ट विच इज मूविंग डाउन विद ए यूनिफॉर्म एक्सलेशन इज, एक लिफ्ट में एक व्यक्ति का स्पष्ट वजन जो एक समान त्वरण के साथ चल रहा है, तो वो क्या कहते हैं, ग्रेटर देन द वेट व्हेन द पर्सन इज स्टेशनरी। भाई अगर कोई इंसान एक जगह खड़ा हुआ है तो उसका वजन ज्यादा होगा। ट्वाइस द वेट व्हेन द पर्सन इज स्टेशनरी, वो जब एक जगह खड़ा है तो उसका वजन 2 गुना होगा। लेस देन द वेट व्हेन द पर्सन इज स्टेशनरी, भाई कम होगा, वो खड़ा हुआ है। सेम द वेट व्हेन द पर्सन इज मूविंग अपवर्ड। बताइए, अपरेंट वेट का मतलब है कि किसी भी इंसान का जो वजन होता है वो W = mg होता है, ये किसी भी इंसान का रियल वेट होता है। तो वो कह रहा है कि जब, क्या वो कह रहा है कि जब लिफ्ट जो है वो ऊपर के साथ चलती है तो उसका जो त्वरण होगा, जो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पैदा होगा, वो क्या होगा? तो हमेशा याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि जब कोई लिफ्ट जा रही है, जब कोई लिफ्ट जा रही है तो वो एक ही गति से, समान गति से ऊपर जा रही है। और जब वो समान गति से ऊपर जाएगी तो उसके वजन में कोई बदलाव नहीं आएगा, उसका जो वेट है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये इसका जो चौथा आंसर हो जाएगा, सेम एज द वेट व्हेन द पर्सन इज रेस्ट, मतलब वो एक, उसका जो वजन है वो सेम रहेगा। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी लिफ्ट ऊपर जाएगी तो वजन बढ़ेगा,
जब भी लिफ्ट नीचे आएगी तो वजन घटेगा, और जब भी लिफ्ट विराम अवस्था में रहेगी, रेस्ट में रहेगी, सेम रहेगा। जब भी एक कांस्टेंट गति करेगी, एक नियत गति रहेगी, तब भी सेम रहेगा। और जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करेगी, जब एक समान त्वरण से चलेगी, तब भी उसका वजन सेम ही रहेगा। तो वो यही कह रहा है कि एक समान त्वरण से चलेगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलेगी, तो उसका वेट क्या होगा। इसलिए उसका आंसर डी है, लेस देन द वेट व्हेन द पर्सन इज स्टेशनरी। लेस तब होगा जब कोई लिफ्ट नीचे आएगी। ठीक, एनटीपीसी की क्लास भी जल्दी लेंगे। व्हेन द मिल्क इज चर्न विग्रेसली द क्रीम फ्रॉम इट इज सेपरेटेड आउट ड्यू टू। जब दूध को जोर से मथ लिया जाता है, जो कि हांडी में दूध होता है, मथुरा वाले तो स्पेशली जानते होंगे, मक्खन वाले, ठीक है। जब दूध को जोर से मथ लिया जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण अलग हो जाती है? घर्षण की वजह से, उपकेंद्रीय बल की वजह से, या अपकेंद्रीय बल की वजह से, या उपकेंद्रीय बल की वजह से, या गुरुत्वाकर्षण की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल की वजह से, सेंट्रीपिटल की वजह से, या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से? बताइए। ठाकुर, लिफ्ट डाउन आ रही है तो उसने बोला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आ रही है, ठीक है। उसने बोला नियत त्वरण से आ रही है। नियत त्वरण, त्वरण जब कांस्टेंट होगा तो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। बी, बी बिल्कुल सही। इसका आंसर सेंट्रीफ्यूगल है, क्योंकि जब भी हांडी में दूध मथा जाता है, सपोज करो ये, सपोज करो हांडी है, जब भी हांडी में दूध मथा जाता है, जैसे सपोज करो ये हांडी हो गई आपकी, इसमें एक रई टाइप कुछ लगी होती है, आप सभी ने देखी होगी, ठीक है। ऐसे एक रई होती है जिसके 3 चक्र होते हैं, ठीक है। ये जब रई घूमती है, जब ये घूमती है, तो इसमें बीच में घी इकट्ठा हो जाता है, बीच में घी इकट्ठा हो जाता है, ऐसे बीच में मक्खन इकट्ठा हो जाएगा, घी इकट्ठा हो जाएगा बीच में, और कुछ दूध बाहर छलक जाएगा, कुछ छलकाट बाहर होगी। वो क्यों होती है? क्योंकि जब हांडी में जो रई होती है, जो चर्ड होता है, मतलब जो मथी जाती है, ऐसे ऐसे मथो या ऐसे ऐसे घूमता है, तो दूध बाहर की तरफ निकलता है, और बाहर की तरफ इसका आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। सेंट्रीपिटल इज सेंट्रीफ्यूगल, उपकेंद्र बल, ठीक है। उपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कैसे याद रखोगे? फ्यूगल मतलब उगल, उगल, उगल मतलब बाहर, और बाहर का मतलब एक ऐसा बल जो बाहर की ओर लगता है, एक ऐसा बल जो बाहर की ओर लगता है। आउटसाइड, आउटसाइड या आउटवर्ड, अभी बताया था मैंने, ठीक है। सोनार क्या होता है रजन? सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, जो डेप्थ में पनडुब्बियों का पता लगाता है, साथ में गहराई भी नापता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल। अच्छा एक बात याद रखना, नहीं मैं खुद गांव से, उस गांव से सब होता है भाई, शहर में आके तो लोग बस जाते हैं। कभी कोई शहर गांव था, आज उसे शहर बोल देते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। A person is unable to read. A person is unable to read a newspaper without his glass. He is mostly probably suffering from। एक व्यक्ति अपने चश्मे में बिना अखबार पढ़ने में असमर्थ है, शायद वह सबसे ज्यादा पीड़ित है। मायोपिया से, प्रेसबायोपिया से, एस्टिग्मेटिज्म से, या हाइपरमेट्रोपिया से? निकट दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष, अबिंदुकता, या दूर दृष्टि दोष? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपका, जल्दी बताइए। देखिए इसका सही आंसर होगा एस्टिग्मेटिज्म, नहीं, इसका सही आंसर होगा हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जरा एक बार देख लीजिए, ठीक है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूरदृष्टि दोष में कोई भी इंसान, कोई भी इंसान दूर का तो देख सकता है, फार का तो देख सकता है, लेकिन नियर विजन नहीं देख सकता, निकट का नहीं देख सकता। इसीलिए उसे अखबार पढ़ने में परेशानी होती है, क्योंकि अखबार इंसान पास ऐसे पढ़ेगा ना, ऐसे थोड़ा ना पढ़ेगा, अखबार ऐसे पढ़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, और इसे ठीक करने के लिए जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स होता है, उत्तल होता है। और आज हमने 30 क्वेश्चन किए 1 घंटे के अंदर। तो 30 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर किए, अब 30 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो, ठीक है। कितना हो गया? 120 क्वेश्चन लगभग हमने कर लिए, क्योंकि मैंने चारों ऑप्शन को समझाती हूँ और उससे अलग क्वेश्चन जो होते हैं वो भी समझाती हूँ। जिन जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो साइंस बाय प्रिया मैम को फॉलो करें टेलीग्राम चैनल पे, और जिन बच्चों को सब्सक्रिप्शन लेना है वो कोड प्रिया08 अप्लाई करें, जिससे उन लोगों को आसानी हो 10% डिस्काउंट पाने में। चलिए
अब मिलते हैं जल्दी, सभी क्वेश्चनों का जवाब मैं टेलीग्राम में दे दूंगी, जिस जिसको जो जो पूछना है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, मिस यू ऑल। मिलते हैं कल आपसे जल्दी, बाय बाय।